सीटेट की एग्ज़ाम जो 8 फरवरी को हुई है उसकी सीडीपी के जो 30 प्रश्न हैं उसके आदर्श उत्तर देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो अपने उत्तर का मिलान आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो उत्तर हो जाएगा कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 है कि लेव वाइगोस्की के विचार का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों का सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक आलंबन की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। आलंबन को अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा 4 प्रासंगिक जानकारी का अनदेखा करना। प्रश्न संख्या 4 है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है जिससे शब्दों का डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी कि विभेदित निर्देश डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन और सी व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स। प्रश्न संख्या 6 है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा 4 यानी सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। प्रश्न संख्या 7 है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 यानी कि 7 का जो उत्तर हो जाएगा 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें महत्व दिया जाए। प्रश्न संख्या 9 है कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोस्की की सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा 4 शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है कि एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो उत्तर हो जाएगा 4 सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। प्रश्न संख्या 11 है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यक है। तो आवश्यकता होती है 4 नंबर ऑप्शन प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। प्रश्न संख्या 12 है कि नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। प्रश्न संख्या 13 है कि सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियाँ परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 3 लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया। प्रश्न संख्या
15 है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, तो उत्तर हो जाएगा किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया, यानी इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट बाय द चेंजिंग वंस स्कीमास। प्रश्न संख्या 16 है अभिकथन और कारण के बारे में कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण है बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता, तो सही उत्तर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 17 है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनमनस्यता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है, तो उत्तर हो जाएगा पठन वैकल्यता। प्रश्न संख्या 18 है कि लॉरेंस कोल्बर के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है, तो उत्तर हो जाएगा 2 एथिक्स ऑफ इकोसेंट्रिज्म, यानी अहंकार की नैतिकता। प्रश्न संख्या 19 है कि अभिकथन में कि हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इसमें फर्क पड़ता है। कारण है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास इस पर प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीति कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा स्वानुभविक और कलन विधि, यानी ह्यूरिस्टिक्स और एल्गोरिथम विधि। प्रश्न संख्या 21 है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन संख्या 22 है कि कहानियाँ और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण है कि स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करती है, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है, तो ये सही है, लेकिन आर तो जो है इसका ऑप्शन जो है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 23 की किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा ग्रोथ स्पोर्ट, यानी वृद्धि में तेजी। प्रश्न संख्या 24 है कि अभिकथन है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों की उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्रों के बजाय छात्र जो विकलांग है। कारण यानी विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 25 है कि विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है ए और डी, यानी कि अपनापन और सुरक्षा भी। प्रश्न संख्या 26 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है, तो उत्तर हो जाएगा 4 स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करना। 27 नंबर प्रश्न है कि अभिकथन में कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण है कि विविध परिस्थिति में संवाद में संलग्न होना बच्चों को समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सीखने की क्षमता का बाधा डालता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन संख्या 28 है अभिकथन है कि माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझना एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि क्रिया को सुसाधित करती है, तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 29 नंबर है कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस में किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी सभी में, अधिगम के लक्ष्यों में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में, मूल्यांकन में। प्रश्न संख्या 30 है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच सहयोग समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए।
गलत हो जाएगा कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 दोनों गलत है। तो ये CDP की 30 क्वेश्चन रही। नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके साथ लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।